नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंद्री में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। इस बैठक में हुए लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी ली गई। तो वहीं पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में प्रत्येक बूथ पर जाकर के कार्य किया है, उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा में भी वह अपने जोश से बरकरार रखते हुए ज्यादा कार्य करेंगे ताकि उन्हें तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बना सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मतगणना में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किस बूथ से बीजेपी को कितनी ज्यादा वोट मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है, जिसमें करनाल लोकसभा का सांसद पहुंचेगा। चुनाव हो ही हुआ, आगे भी लगातार चुनाव में उनको करते रहना, आगे भी। बल्कि हम जानते हैं कि अक्टूबर से पहले कभी भी विधानसभा का चुनाव हो जाए, मैक्सिमम 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मैक्सिमम ही 4 महीने, उसे पहले भी हो सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, एक ही निवेदन है कि जो पसीना बहाया, पसीना जो अब चल रहा है, इस पसीने को सूखने मत देना विधानसभा के चुनाव। क्योंकि जैसे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो बनेगा, एक बार तो पूरी हो गई कि मोदी सरकार तीसरी बार, वो तो पूरी हो गई। कल जिस प्रकार के एग्जिट पोल से बताया। अब अपनी बात तो ये है कि ठीक है, टारगेट रखा जाता है उत्साह देने के लिए, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए होता है और कुछ सामने वाले भी उसी जाल में फंसे रहते हैं। वो इसी बात का जवाब लेते रहे उसे कि 400 क्यों चाहिए। उनको लगता है 400 लाने के चक्कर में हम तो नहीं आ जाएंगे, उसमें से बात निकल ही नहीं पाती। तो ये विषय भी कई बार करना हमें जरूरी होता है। अब 400 आएंगे, एक ने तो 401 ही बताया, ठीक है, वो 350 भी बता रहा है, 370 बता रहा है, 380 बता रहा है, 350 और 400 बीच में कहीं भी आती है। इतना जरूर है कि पिछली बार से ज्यादा, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी अकेली 303 और एनडीए की बाकी दलों के 50, कुल 353। निश्चित रूप से 353 से ज्यादा आएंगे एक बार 50 कुछ भी। अब इसमें हमको और भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अनुभव तो वही है, साथ में विपक्षी दलों के फ्रंट वो क्या क्या प्रचार करते हैं क्या। जैसे कांग्रेस के लोगों ने एक प्रश्न खड़ा किया कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, तो 400 की बात क्यों कह रहे हैं। आगे ना 400 में कर आ गए ना, 272 तो मान लिए तो आनी आनी है, लेकिन 400 क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे शुरू बात छोड़ दिया कि 400 लेकर के ये संविधान को बदल रहे थोड़ा क्यों। अच्छा, हमारे यहां शुरू हुआ सब था इस बात का कि भी संविधान बदलेंगे, ऐसा किसी इलाके में ऐसा मिला, खास करके अनुसूचित जाति वर्ग को उन्होंने खूब छोड़ा है। पहले ये शोर बताते थे, कभी कभी इस प्रकार की हराम बातें करते थे। एक बाप से नाम का संविधान, आपसे वो लोग अब इस बात में कांग्रेस ने पकड़ा, कांग्रेस मौका खाएगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है इसके कारण से कांग्रेस से मोहब्बतों पर फंसेगी। क्योंकि 5 साल बाद हमें पूछेंगे समाज के लोगों से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बदला, सीटें तो 400 में तो 400 आएंगे, कौन से 450 में भी हम कुछ भी कर सकते हैं सरकार, लेकिन फिर भी नहीं बदला। इसलिए ये सवाल हमसे फिर पूछा जाए और इस सवाल के कारण से वो फिरेंगे और समाज में एक विषय आएगा कि नहीं, ये कांग्रेस वाले तकलीफ कर रहे हैं, इन्होंने मुफ्त कोई भी निर्णय टूट दी। हमारे लोग कह रहे थे मुफ्त के निर्णय नहीं, लोगों की इनकम बढ़ाओ,
कमाई बढ़ाओ, उसके अंदर महिलाओं की कमाई 1 लाख से 2 लाख तक लखपति निधि करके एक घोषणा की मोदी जी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से समाज को बनाओगे, हम वो समाज के विवेक की व्यवस्था कराएंगे। बल्कि करनाल में तो सांझा बाजार नाम से एक बाजार हमने जमा भी किया, 30-40 वर्ष उठा करने लगे होगी, चाहे वो पार्टी के पार्ट पर होगी, सरकार के पार्ट पर होगी या हम सबके पार्ट पर होगी, उसको फिर एक बार कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। चुनाव के विश्लेषण कई प्रकार के हो चुके हैं। अभी भी एक कागज हमारे रामपाल कृष्ण जी दिखा रहे थे कि हर बूथ आकलन किया कि इस बूथ पर कितने वोट पड़े, सबको पता है, लेकिन इसमें इतने बीजेपी के हैं, इतने कांग्रेस के हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर से पूछा, 2 दिन पहले बैठे थे, आप बताओ विधानसभा का मतलब क्या अनुमान है? अपनी चुनाव प्रबंधन समिति का प्रदेश की उनसे पूछा। अब 4 तारीख को इस क्रम की परीक्षा दी है, जिन्होंने आकर बताया, जो बताया है नहीं वो आए हैं, जो आएंगे और जो बताए गए हैं उसमें अंतर करना। ये विश्लेषण अपने आप को विश्लेषण करने का मौका मिला कि हमारे अंदाज ठीक है कि गलत है। हमने 400 बताया, अगर वो 410 या 300 निकले तो ठीक है। अगर हमने 400 बताया, निकले में 550, तो इसका मतलब 40 कर जाएगा। और हमने 400 बताया, निकले 300, तो भी 25-30 कर जाएगा। हमें कार्यकर्ताओं को भी काम करने के लिए अनुभव का नया अवसर मिलता है। तो ऐसे सारे अनुमान जो लगे हैं, उसमें ये तो निश्चित है कि करनाल सीट इसके माध्यम पर तो लग रही बातें, अन्य अलग अलग अनुमान टीवी वाले अलग लगा रहे हैं, सर्वे वाले अलग लगा रहे हैं, कार्यकर्ता वाले अलग लगा रहे हैं। अंतर इतना आ रहा है अनुमान का, किसी एक विधानसभा में देख रहा था जो बहुत कस करके खींच करके कंजूसी से वोटों को दे रहे थे, वो कहते थे 15-16 हजार से जीतेगी विधानसभा, और जो खूब अच्छे विवरण ढंग से दे रहे थे वो कहते 63 हजार से जीतेंगे। अब आप 16 हजार का 63 हजार, 47 हजार का अंतर है। ये अनुमान नहीं है। चलिए, तो कुछ इधर पूछा आप बताने के लिए क्या था, नहीं कोई वगैरह बाल के आप बताने की जरूरत नहीं, वो तो आगे नहीं होगा। अब तो 4 तारीख को हम आपको जो अंदाज लगाएंगे उसमें से अनुमान होगा कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। एग्जिट पोल के आंकड़ों से कांग्रेस के बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स ने नकारा है। उन्होंने कहा कि देश का कुछ मीडिया केवल और केवल बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है, उसे सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वह तो केवल बीजेपी के गुणगान में ही लगा रहता है। आपको बता दें कि विधायक कुलदीप वत्स झज्जर स्थित अपने कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव का फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई ऐसे चैनल भी हैं जिन्होंने धरातल पर जाकर सर्वे किया है और देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की बात बताई है। धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथ में देखिए, पहली बात जो आज एक देश का एक कहते थे तीसरा स्तंभ मीडिया को बोला जाता था, पर मैं इससे बड़ा कोई खुली बात इस मन से एक बात कहना चाहता हूं कि जो मुझे नहीं पता कि जो मीडिया का काम बीजेपी के लोगों का काम आज मीडिया कर रही है। हरियाणा में हम आज क्लियर 8 सीट हम जीतने जा रहे हैं, 2 सीटों हम बिल्कुल फाइट में हैं। और हरियाणा में का जो उन्होंने जो रिजल्ट बताए, मैं पूरे देश की बात करता हूं, हरियाणा की बात नहीं करता हूं, कि आंध्र प्रदेश में 35% बीजेपी वोट ले रही है, कर्नाटका में बोला 22 सीट का एनडीए की आ रही है। बिल्कुल झूठे आंकड़े पेश किए हैं। होडल से विधायक जगदीश नायक के आवास पर फायरिंग हुई। फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए 4 हमलावरों को मौके पर ही दबोच लिया। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कार्यालय पर छोटी मोटी घटना घटी थी। वो शरारती तत्व आके कार्यालय पर गाली गलौज करने लगे और पीछे से मेरे स्टाफ के लोगों ने उनको टोका टकी की, तो मुझे बताया कि उन्होंने गोली भी चलाई, जो बच गए लोग। और उसके बाद कॉलोनी वाले निकल के आ गए, उन्होंने कॉलोनी वालों ने उन्हें पकड़ के उनका जो है ना पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मैं भी घर पहुंचा। मुझे यहाँ बहुत हजारों लोग यहाँ इकट्ठा मिला, सारे लोग जो लेडीज जेंट्स सारे हमारे दफ्तर पर खड़े थे। भाई ये कैसे हुआ, अभी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। इसकी तह में हम जाएंगे, पुलिस की जांच के लिए मामला गया हुआ है। कितने लोग थे? 15-20 लोग बताए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। इनमें एक मैन जो बताया जाता है। दिनांक 1/6/2024 को समय करीब 5:30 बजे सतपाल उनके कार्यालय में मौजूद था और 2 लड़के जिनको ये नाम जानते हैं, देशराज और दीपक, और उसके साथ अन्य 10-15 लड़के बाइक पर सवार होकर आए और कार्यालय के पास छोटे गेट में घुस गए और सतपाल पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया। सतपाल ने जो दरखास्त जिसको अभियोग यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत को बेअदबी भी की है, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम समाज का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। तो वहीं शरारती युवक उत्तराखंड के गंगानगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है। कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है। जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। हमारी कुरान की औकात पता है क्या है मेरे को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नाटक क्यों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान सबको अलग अलग तरीके से साधना की इजाजत देता है, लेकिन 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग क्लब में जाते हैं, मदिरा पीते हैं और मांस खाते हैं, और दूसरे सात्विक होते हैं, इसलिए उन्हें ये जानकारी नहीं है। देखिए, हमारा संविधान सबको अपने अपने तरीके से आराधना करने की इजाजत देता है और जहां पर जाकर रॉक मेमोरियल में मोदी जी ने ध्यान लगाया है वो बहुत अच्छी जगह है, वहां पर ध्यान लगता है। मैं जब गया था मैंने भी वहां पर ध्यान लगाया था, लेकिन 2 तरह के लोग हैं अगर हम लोगों को बांटते हैं। हेक्टिक एक्टिविटी करने के बाद
एक तरह के लोग तो क्लब में जाते हैं, बार में जाते हैं, मदिरा मांस खाते हैं और वो अपनी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरह के जो लोग हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा मतगणना के बाद कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और हरियाणा से बदमाशों का खात्मा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कमजोर शासक होने की वजह से बदमाश गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं, तो वहीं प्रशासन उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाता है। उन्होंने आगे कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान बदमाश खौफ में थे और हरियाणा छोड़कर गायब थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा अब बेरोजगारी में नंबर 1 है। हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा रोजगार देने में खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। हरियाणा में मैं खुद सुनता हूँ। मैं रोड शो में था गोहाना, वहाँ के सभी विधायकों ने एक मत से कहा, हुड्डा साहब ने कहा कि सरेआम गोली चला के आदमी सीधा निकल जाता है। आज का तंत्र है, कैमरे हैं, मोबाइल है, गाड़ी नंबर हैं, पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, आधुनिक युग है ये। तब भी वो गोली चला के सीधे निकल जाते, चाहे सफेदों हो चाहे गोहाना हो। जब तक मजबूत शासक नहीं होगा तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा से बदमाशी खत्म हो जाएगी। आपने पहले भी देखा है, हुड्डा साहब जब पहले मुख्यमंत्री बने तो बहुत जिस तरह जैसे गोलियां आज चल रही ऐसी चलती थी, रात को आना जाना बंद हो जाता था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनी तो बदमाशी खत्म हो गई थी। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास रोड पर जाम लगाया और प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं वाल्मीकि नगर में न बिजली समय पर आती है और न ही पीने का पानी, और उसके लिए स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत भी कराया है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। सोनीपत के नैना तोतारपुर में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि मृतक गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था। गांव के कुछ लोगों के साथ इनका विवाद हो गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम पर इस वारदात में सामने आए हैं और पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। ये मेरे को तो रात को 10 बजे सूचना मिली थी कि नई कॉलोनी जो बस्ती है एक उसमें झगड़ा हो गया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा इस भाई को लेकर आ गई, वहाँ पता लगा कि भाई वो तो खत्म होने वाला है और जल्दी में संभालो। तो मैं फिर उसके बाद मैं पहुँच गया था यहाँ, तो यहाँ उस कर में लाए थे, उस कर में इसको डेट दिखा दिया, फिर यहाँ सरकारी में लेकर आ गई। अच्छा, क्या नाम है जी लड़के का? सुभाष नंबरदार था डॉक्टर का। नंबरदार था का? नंबरदार। आयु कितनी थी? 40-42 साल। अच्छा, किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई? पड़ोस में है जी, 3-4 मकान उस गली। उनका एक दिन पहले भी थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा किसी बात पे, और कल फिर पता नहीं किस तरह की मार पिटाई हुई। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही, लेकिन ये खत्म हो गया। सिर में ज्यादा चोट है इसके, पता नहीं ईंट लग गई है क्या लगे। फरीदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि दादी की अस्थियों को विसर्जित करने गए 3 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई, जिन्हें 6 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस ने नदी से बाहर निकाला। तो वहीं घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में छायसा गांव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने
मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। ऐसा है जी, हम कटपुला के पास में कल पानी बांट रहे थे, मीठा पानी, गर्मी का टाइम पड़ रहा है, तो एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज और भी थी और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास, कैसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे हमें पता लगा धुआंधार रेस लगाई और सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक, तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आगे हैं, 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लिया बिल्कुल उनने, और भाई पे 2 निकाले हमने। सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम, तो हमारे पास से वो गए थे, हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है, तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं, 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे, हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे, फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, फिर हम उसको निकाल के हम बाहर आ गए। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने पंचकुला सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने इस हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स सौरभ और आशीष को गोवा से गिरफ्तार किया था, तो वहीं शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर अतुल और नकुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस रजिस्टर कर लिया था आपने, और 1 महीने के अंदर ही सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर जो भी तथ्य मिले उनको, उसके तहत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अपनी हरियाणा पुलिस की हम देखें तो 2 महीने तक उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखाई केस में। सीबीआई ने प्रोग्रेस दिखाई है और चार्जशीट दाखिल की है। सुरक्षा को लेकर भी कुछ आदेश है? देखिए, सुरक्षा को लेकर तो हम हमेशा से चिंतित हैं, हमारे परिवार को लेकर भी, हमारे विटनेसेस को लेकर भी, और उसी के चलते मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि भी हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और हमारे पुख्ता इंतजाम किए जाए सुरक्षा के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।